हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है कोशिका भित्ति और उसकी संरचना और कार्य। तो इसके बारे में बात करेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है। और ये देखिए इधर, कोशिका भित्ति क्या होती है। पादप कोशिकाओं के बाहर जो है एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जो कि उसकी संरचना को फिक्स बनाए रखता है, उसकी संरचना को नियत बनाए रखता है। उसी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति जो है उसका संगठन और उसका जो कार्य है वो अलग अलग होता है। अलग अलग कोशिका के हिसाब से उसका जो है संगठन और उसका जो कार्य है वो अलग अलग होता है। हम बात करें कि जो कवक होते हैं, कवकों के अंदर कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड है ये काइटिन, इसको फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है, कवक सेलुलोज भी कहा जाता है, उसकी बनी होती है। जबकि पादपों में या शैवालों के अंदर बात करें तो उनके अंदर ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ओके, तो अलग अलग जिस पादपों के अंदर अलग अलग सब्सटेंस की ये कोशिका भित्ति बनी होती है। और इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसकी संरचना के अंदर 4 भाग पाए जाते हैं, ये 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर जो स्तर होता है वो मध्य पटलिका होता है। सबसे पहला स्तर है मध्य पटलिका, दूसरा है प्राथमिक भित्ति, फिर द्वितीयक भित्ति और फिर तृतीयक भित्ति। इसके अंदर कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में चारों स्तर उपस्थित हैं ये जरूरी नहीं है। वो कोशिका की कार्य के आधार पर और उसकी जो आयु उसके बेस पर होता है कि उसमें कितने स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्तर जो होता है ये मध्य पटलिका होता है। जैसे ही कोशिका विभाजित होती है और उसमें सबसे पहले बनने वाला स्तर जो होता है वो मध्य पटलिका होता है। दो कोशिकाओं को, दो आसन कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने वाला जो स्तर होता है वो मध्य पटलिका होता है। तो ये हम संरचना देखें तो ये मध्य पटलिका यहाँ हम देख सकते हैं। ये कोशिका है, एक कोशिका ये है, 2 कोशिकाएं हैं। इन दोनों कोशिकाओं के बीच का ये जो स्तर होता है जो व्हाइट कलर का बना हुआ है ये स्तर मध्य पटलिका होता है। ठीक है, ये मध्य पटलिका है। ये दोनों कोशिकाओं के बीच में एक कॉमन स्तर होता है और जैसे ही कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले इसी स्तर का निर्माण होता है। कोशिका जैसे विभाजित हुई तो उसमें सबसे पहले सिर्फ मध्य पटलिका पाई जाएगी, दूसरे स्तर उसके अंदर नहीं होंगे। ओके, तो ये मध्य पटलिका होती है। और ये मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती हैं और ये रवाबहीन होती हैं, क्रिस्टल इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, ये होती है। और कुछ जो बात बताएं कि इसमें जो पक्के फल होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। कच्चे फल जो होते हैं वो हार्ड और कठोर होते हैं, पकने के बाद जो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। उनका कारण यही है कि जो कच्चे फल होते हैं उनके अंदर मध्य पटलिका पाई जाती है, लेकिन जैसे ही फल पक जाती हैं तो उसमें मध्य पटलिका घुल जाती है। ये मध्य पटलिका जो ये घुल जाती है, ये हट जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं लूज हो जाती हैं और फल जो वो कोमल हो जाते हैं, रसीले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस मध्य पटलिका के बारे में है। दूसरा स्तर की बात करें हम प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति जो है ये जो पिंक कलर के अंदर दिख रही है ये प्राथमिक भित्ति है। तो कोशिका के अंदर ये प्राथमिक भित्ति जो है इसका स्रवण अंदर की ओर होता है। ये मध्य पटलिका के अंदर की ओर है, बाहर की ओर नहीं बनती बल्कि मध्य पटलिका के अंदर की ओर बनती है। देखिए मध्य पटलिका है उसके अंदर की ओर इसका निर्माण होता है, अंदर की ओर इसका स्रवण होता है। ये पतली होती है, लचीली होती है और कोमल होती है। ठीक है, पतली, लचीली और कोमल होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है जटिल जो है सूक्ष्म तंतुओं का जाल होता है जो कि मैट्रिक्स के अंदर व्यवस्थित होता है। इसमें मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर सूक्ष्म तंतु ये जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज है इनके जो तंतु होते हैं वो जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और व्यवस्थित होकर के इस प्राथमिक भित्ति का निर्माण करते हैं। इसकी जो मोटाई है वो लगभग जो है 5 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है,
इसकी जो मोटाई है वो 5 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इसके अंदर जो है वृद्धि और विस्तारण की क्षमता भी पाई जाती है। यानी जब ये कोशिका के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है स्रावित हो गई है, उसके बाद भी कोशिका वृद्धि कर सकती है, अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी कर सकती है। ठीक है, तो इस जब कोशिका में जब तक कोशिका में प्राथमिक भित्ति है तब तक वो वृद्धि कर सकती है। और जो उत्तक होता है, मेरिस्टेम टिश्यू होता है, उस मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर सिर्फ प्राथमिक भित्ति और मध्य पट्टिका ही उपस्थित होती है, द्वितीयक और तृतीयक उसके अंदर स्रावित नहीं होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर द्वितीयक तृतीयक जो है ये भित्ति नहीं होती, सिर्फ प्राथमिक और मध्य पट्टिका ही होती है, क्योंकि वो विभाजित करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर वृद्धि भी होती है। ठीक है, उसमें प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, ये लचीली होती है, कोमल होती है, जिससे कि उनके आकार के अंदर वृद्धि हो सकती है। तो उसके बाद बात करें हम द्वितीयक भित्ति की। द्वितीयक भित्ति जो है ये प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर, ये प्राथमिक भित्ति है पिंक वाली, और उसके अंदर की ओर ये देखें, अंदर की ओर ये इसका स्रावन होता है। जब कोशिका आकार के अंदर पर्याप्त वृद्धि कर लेती है, कोशिका जो स्थायी हो जाती है, तब उसके अंदर ये द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति वो भी जो है स्थूलीकृत हो जाती है और उसके अंदर की ओर जो है द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है, इसके अंदर लिग्निन, सुबेरिन और अन्य कार्बोहाइड्रेट का जमाव होता है। ये इसके अंदर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन सेलुलोज और पेक्टिन वगैरह ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कम मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं। लिग्निन सुबेरिन की मात्रा ज्यादा होती है, सेलुलोज पेक्टिन की मात्रा कम होती है। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे जो है पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे अकार्बनिक लवण है, टेनिन है, गोंद है, सिलिका है, मोम है, कैल्शियम लवण है, क्यूटिन है, ये सारे सब्सटेंस इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये जो है मृत हो जाती है। ठीक है, मृत हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो जैसे ये जो अपने को जो देखने को मिलेगी, तो ये जो जाइलम की वाहिनिकाएं होती हैं या वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, और दडोतक जो उत्तक होते हैं, उनके अंदर ये द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी ये मृत जो कोशिका हो जाती हैं उनके अंदर उपस्थित होती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, जिससे कि पादप को सहारा मिल सके, कोशिका को ये दृढ़ बनाती है, कठोर बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखें अपने तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय भित्ति जो होती है ये द्वितीय के भी अंदर की ओर स्रावित होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर की ओर स्रावित होती है। तो ये देखिए, ये द्वितीय कोशिका भित्ति और इसके अंदर की ओर ये तृतीय कोशिका भित्ति का श्रवण किया गया है। और ये सभी पादपों में नहीं पाई जाती है, सभी पादपों में नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं के अंदर ही मिलती है, जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में ही पाई जाती है। और ये जाइलोन की बनी होती है। किसकी बनी है? जाइलोन की बनी हुई होती है। और ये जीव द्रव्य के सूखे स्तर को प्रदर्शित करती है। जब बीच का जीव द्रव्य जो है बिल्कुल सूख जाएगा, उस टाइम पर ये जो द्वितीय कोशिका भित्ति का स्रवण होता है। ठीक है, तो ये 4 स्तर जो है एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सभी जो है एक साथ नहीं मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति तक ही मिलते हैं। तृतीय तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, सभी पादपों के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये है कोशिका जो भित्ति है उसकी संरचना, जिसके अंदर 4 स्तर हमारे को देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब आगे हम देख रहे हैं कि कोशिका की परासंरचना, कोशिका भित्ति की परासंरचना, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर ये जो स्तर बने होते हैं, ये सेलुलोज है, ये कितने होते हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट। ओके, आगे देखें कोशिका भित्ति की जो परासंरचना होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसकी। तो सूक्ष्मदर्शी जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, उससे देखने पर कोशिका भित्ति जो है उसके अंदर 2 चीजें दिखाई देती हैं, 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक तो फाइब्रस दिखाई देते हैं और एक मैट्रिक्स या आधारी पदार्थ दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें फाइब्रिल्स की। ये फाइब्रिल्स जो है ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं।
फाइब्रिल्स जो है ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं और एक मॉलिक्यूल जो सेलुलोज है उसका निर्माण जो है 3000 ग्लूकोज अणु से होता है। 3000 ग्लूकोज अणु मिल करके एक सेलुलोज के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ए सेलुलोज का निर्माण हो गया, उसके बाद देखें तो 100 सेलुलोज के अणु जो है वो मिल करके एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको माइसेली या मिसेली कहा जाता है। 100 सेलुलोज के अणु मिल करके एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको माइसेली या मिसेली कहा जाता है। ये जो मिसेली बन गए हैं 20 मिसेली जुड़ करके आपस में संयुक्त होकर के एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। तो 20 जो मिसेली हैं वो आपस में जुड़ करके एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण कर लेते हैं और 250 माइक्रोफाइबर मिलकर के एक फाइब्रिल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक फाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के एक फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इन फाइब्रिल्स का निर्माण होता है, ओके। तो एक जो फाइब्रिल्स है उसका जो व्यास होता है वो लगभग 250 एंगस्ट्रॉम होता है। एक फाइब्रिल का व्यास 250 एंगस्ट्रॉम होता है और ये प्राथमिक कोशिका जो भित्ति होती है उसके अंदर अनुप्रस्थ रूप से और द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर जो अक्ष है उसके समांतर रूप से व्यवस्थित हो जाती है। तो माइक्रोफाइब्रिल जो इसमें जो प्राथमिक भित्ति है उसमें अनुप्रस्थ रूप से और जो द्वितीय भित्ति उसमें समांतर रूप से व्यवस्थित हो जाती हैं और इन दोनों भित्तियों के बीच में, प्राथमिक और द्वितीय भित्ति इन दोनों के बीच में एक तरल जेली जैसा पदार्थ जो है वो बना रहता है जिसको मैट्रिक्स या आधारी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स या आधारी पदार्थ कहते हैं। तो बात करें इस मैट्रिक्स या आधारी पदार्थ की, तो प्राथमिक और द्वितीयक जो कोशिका भित्तियां हैं इनके बीच में जो अक्रिस्टलीय तरल जेली समान जो पदार्थ बना रहता है उसको मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है, आधारी पदार्थ कहा जाता है, जिसमें कि जल है, ग्लाइकोप्रोटीन है, पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज ये पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। दो की दोनों को चिपकाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गोंद है, रेजिन, टेनिन, मोम या फिर इसके अंदर सिलिका भी उपस्थित हो सकती है। तो ये कोशिका की अलग अलग पादप पर जो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस प्रकार का पदार्थ उपस्थित है, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन ये वाले पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों संरचनाएं जो है वो मिल करके इसकी जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। अब जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति की परत होती है उसके अंदर कुछ स्थानों पर जो है सेलुलोज की परत का अभाव होता है। वहां पर सेलुलोज का जमाव या सेलुलोज की परत नहीं होती है और उस स्थान पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को गर्त कहा जाता है, इनको गर्त कहते हैं। जब दो आमने सामने की जो आसन कोशिकाएं हैं उनमें आमने सामने इस तरह से गर्त होते हैं, इन गर्त के बीच में यहाँ पर एक सूक्ष्म जीवित जो है जीव द्रव्य तंतुओं का निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा कि दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में संबंधित रहता है, आपस से जुड़ा रहता है, आपस में आदान प्रदान कर सकता है। इन जीवित जीव द्रव्य तंतुओं को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, ठीक है, जिससे कि दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, जिनका जीव द्रव्य आपस में संबंधित रहता है। इसका जो जीव द्रव्य इसमें आ सकता है, इसका इसमें आ सकता है, तो इनमें दोनों में कनेक्शन रहता है एक तरह, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो ये है कोशिका भित्ति की परासंरचना के बारे में कि किस तरह से सेलुलोज से मिलकर के फाइब्रिल्स का निर्माण होता है, कितने सेलुलोज से फाइब्रिल्स का निर्माण होता है और मैट्रिक्स किस तरह से व्यवस्थित होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति के काम क्या होते हैं, क्या क्या कार्य है कोशिका भित्ति के, ओके। तो देखिए कोशिका भित्ति के जो कार्य हैं, तो हमने जो 5 लगभग इसके कार्य जो है हमारे जो है इसमें लिखे हुए हैं।
तो सबसे पहले बात करें कि कोशिका जो भित्ति है ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है, क्योंकि कोशिका के बाहर जो है कोशिका झिल्ली है, फिर उसके ऊपर कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति अपने को पता कि दृढ़ है, तो ये एक निश्चित आकार बनाए रखती है, कोशिका को एक निश्चित शेप प्रदान करती है। अगर इसके बाहर कोशिका भित्ति ना हो तो ये कोशिका जो है वो फट जाएगी या उसका निश्चित आकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक कोशिका भित्ति जो है ये निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरी बात है कि ये कोशिका जो है उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। हार्ड है, डेड है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोशिका को मजबूत बनाए रखती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाएं जो है वो मजबूत होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। उसके बाद बात करें तीसरा पॉइंट है इसमें, जीव द्रव्य और कोशिका की जो है प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सुरक्षा करती है। तो कोशिका जो है पादप कोशिका वो धूप के अंदर खड़ी है, ठीक है, उसमें लगातार विकिरण आ रही है, लगातार उसमें से डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्या वाष्पोत्सर्जन लगातार हो रहा है, तो कोशिका के अंदर पानी की मात्रा जो कम हो जाएगी, तो उसको जो पिचक जाएगी, तो सारे जो पौधा वो गिर जाना चाहिए, लेकिन उसको जो है बनाए रखती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसको जो से सामना करती हैं, उसका जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये कोशिका भित्ति के कारण ही हो पाती हैं। अगर ये कोशिका भित्ति ना होती तो पादप जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, अब बात करें चौथे पॉइंट की, परासरणीय दाब को संतुलित बनाए रखती है। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो परासरणीय दाब है, यानी उसके अंदर कितनी पानी की मात्रा है उसको संतुलित बनाए रखती है। अगर एक कोशिका के अंदर पानी कम हो रहा है तो इन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर पानी जो है चला जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर परासरणीय सांद्रता बनी रहती है। उसके बाद बात करें अंतरकोशिकीय पदार्थों का संवहन। तो पादपों में अंतरकोशिकीय जो पदार्थ होते हैं उनका भी संवहन होता है, तो वो भी इन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो है संवहन होता है। एक कोशिका से खाद्य पदार्थ दूसरी कोशिका के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति में अगर ये जो है जीव द्रव्य तंतु नहीं होते, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते, तो इन पदार्थों का संवहन जो है वो नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसी के कारण जो ये जो खाद्य पदार्थ है उनका अंतरकोशिकीय पदार्थ है उनका संवहन हो पाता है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति के कार्य हैं जिनके द्वारा जो इसके अंदर सारी क्रियाएं होती है। ये कोशिका भित्ति के कार्य है। ओके, उसके बाद अपने पास में अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली। तो वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, कोशिका झिल्ली की संरचना और कोशिका झिल्ली के कार्य। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। ओके, धन्यवाद।